Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you guys are doing great. This video is specifically about MDCAT English portion. As you guys know that syllabus is officially up on the PMDC website. You guys can go there and check the syllabus out. आई होप अब तक काफ़ी स्टूडेंट्स ने सिलेबस देख ही लिया होगा। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि किस तरह से आप लोग इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश की जब बात आती है तो उनको समझ नहीं आ रहा था हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, हम कौन सी कोई स्पेसिफिक बुक हो जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास बायो वगैरह के लिए तो हमारी सिलेबस की बुक्स होती है ना, हमें पता होता है कि हमने इसको फॉलो करना है, यहाँ से पढ़ना है, ये सब करना है। लेकिन इंग्लिश की जब बात आती है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि हम कौन से स्पेसिफिक बुक को गाइड करें या कौन से स्पेसिफिक रोड मैप है जो हम फॉलो अप करें। तो इन दिस वीडियो वी विल talk about all those important steps for the English portion that you have to follow for AC or MDCAT English portion. अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अपना सिलेबस जाके खोलना है और उसको चेक करना है, अच्छी तरह से उसे गो थ्रू करना है कि एग्जामिनर की एग्जैक्टली डिमांड क्या है। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा एग्जामिनर की आपसे डिमांड क्या है ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम, तो आप लोग उसे अच्छे से अपनी प्रिपेयर नहीं कर पाओगे और अल्टीमेटली जो है आप वहाँ पर अपना अच्छा अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों ने पहले ये चेक कर लेना है कि किस तरह से जो है आपका वेटेज वहाँ पर हर सब्जेक्ट का मैंशन है। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो बायोलॉजी का है, उसके बाद फिज़िक्स केमिस्ट्री का है और इसके बाद आपका इंग्लिश का आता है और देन आखिर में लॉजिकल रीजनिंग का आता है। तो आप लोगों ने जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम, क्योंकि जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं बायोलॉजी उनकी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इसमें भी मैंने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनको बायो में भी प्रॉब्लम होता है। तो उन स्टूडेंट्स ने बायो को अपना मैक्सिमम टाइम देना है, क्योंकि बायो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं और कुछ आपकी एज इट इज़ लाइन्स टेक्स्ट बुक से आती हैं। तो हम बायो को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। आज जो वीडियो है स्पेशली फॉर द इंग्लिश पोर्शन है। तो इंग्लिश के लिए इस तरह से है कि इसकी वेटेज है आपकी फोर्थ नंबर पे आती है और इसमें जो है आपके 18 MCQs हैं जो सिलेबस में उन्होंने मेंशन किए हुए हैं कि वो आपको आएंगे। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए इस तरह से है कि आपने कोई ख़ास एज इट इज़ कोई बुक लेके उसको रीड नहीं करना होता है। इसमें आपकी बेसिक्स मैटर करती हैं। आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपके आगे कोई भी MCQs आ जाएगा, आप उसे ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक्स के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग कोई सी भी बुक यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको 2 बुक्स रिकमेंड करूँगी, एक किप्स की है और दूसरा जो है वो इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन है फ्रॉम वेरिन एंड मार्टिन। ये बहुत अच्छी किताब है। इसमें अगर आप लोग इसको अच्छे से गो थ्रू करो, इसके रूल्स को देखो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। और हर एक में इनमें एक्सरसाइजेस दी होती हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो अटेम्प्ट करो। आप उसमें से मैक्सिमम थोड़े से 10-15 सवाल जो हैं वो अच्छे से करके अपना जो टॉपिक है वो कवर कर लें। इसी तरह जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट को मैक्सिमम आप लोग जो है परफॉर्म करें। ऑनलाइन आपको टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारी एकेडमीज़ के ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आपने कोई स्पेसिफिक इसके लिए आपको बुक की ज़रूरत नहीं होती कि यही बुक चाहिए, यही बुक होगी तो आपका जो है वो तैयारी कवर होगी। तो इसके लिए आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जिस बच्चे की बेसिक स्ट्रॉन्ग हो वो आसानी से जो है वो कोई भी MCQs हो वो अटैम्प्ट कर सकता है। बेसिक्स के लिए आपकी ग्रामर आ जाती है। ग्रामर पोर्शन आपका अच्छे से कवर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगनी है, किसके साथ क्या लगना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके बहुत अच्छे से रूल्स आने चाहिए। और इसमें रूल्स को काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ये भी इशू होता है कि उन्हें रूल जो है वो भूल जाते हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जब आप अटैम्प्ट कर रहे होते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है इसको याद करने का कि आप हर रूल के साथ एक स्पेसिफिक एग्जांपल जो है उसकी वो कर लें। जब आप एग्जांपल के थ्रू रूल को याद करेंगे ना तो वो आसानी हो जाएगी आपके लिए। आप पहले एक एग्जांपल उसकी सॉल्व करें उस रूल से रिलेटेड और फिर उस एग्जांपल को जो है वो आप याद कर लें। अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे वो खुद ही याद हो जाएगी आपको कि यहाँ पे ये ES अगर आया तो क्यों आया, ठीक है, ऐसा आया तो क्यों आया। ये तो मतलब बहुत मैं छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ आपको। आप मतलब जितने भी रूल्स हैं ना आप इस तरह से अगर उनको याद करेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उन रूल्स को याद करना। और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप बैठ के वहाँ पर रूल को याद कर रहे हो कि यहाँ पर रूल कौन सा लगना है। अगर आप वहाँ पर बैठ के ये जो एग्जांपल है ना वो आपको जल्दी रिकॉल हो जाती है आसानी से। तो अगर आप एग्जांपल को रिकॉल कर लेंगे तो अल्टीमेटली जो उसका रूल है उससे एग्जांपल से रिलेटेड वो अभी आपके जहन में आ जाएगा। तो वो इस तरह से थोड़ा सा आसान हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए अगर वो एग्जांपल्स को याद करके रूल को याद करें। ठीक है,
और इसके अलावा जो है वो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज जो हैं वो आपको अच्छी होनी चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हैं वो अच्छी होनी चाहिए। इनमें से भी आ जाता है अक्सर कोई ना कोई रिपोर्टिंग उन्होंने चेंज किया होता है या फिर रिपोर्टिंग सेंटेंस चेंज किया होता है, इनमें से आ जाता है। और इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस आपकी अच्छी होने चाहिए। इनमें से भी अक्सर सवाल जो है वो एमडीकेट के या कोई भी इस तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उनके अंदर आ जाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में से, तो आपकी कमांड इनके अंदर अच्छी होनी चाहिए। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपकी नर्व्स पे कंट्रोल होता है। अगर आपको एक चीज़ नहीं एट द टाइम याद आ रही तो आप लोग पैनिक ना हो, आप लोग उसे स्किप करके आगे बढ़ जाएँ। अपने एमसीक्यूज़ जो नेक्स्ट है उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आप एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं ना तो वो क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, और अगर आपको याद नहीं आ रही होती तो अल्टीमेटली आप पैनिक हो रहे होते हैं और बाकी के जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपके ख़राब हो रहे होते हैं। तो अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं आ रही है ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम तो आप लोग क्या है कि उसे वहाँ पे छोड़ के नेक्स्ट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा टाइम उस पर स्पेंड किया होता है ना तो आपका माइंड अल्टीमेटली सबकॉन्शियस में उसको रिकॉल करना स्टार्ट कर देता है। तो जब आप आगे मूव कर जाते हैं, आगे पढ़ने लग जाते हैं, तो आपको थोड़ी देर बाद ही उस चीज़ से रिलेटेड जो आप याद करना चाह रहे होते हैं ना वो आपको याद आ जाता है। तो आपने ये इन चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और मैं लेके आऊँगी वीडियो नेक्स्ट भी कि आपने ड्यूरिंग द एग्ज़ाम अपने नर्व्स पे किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो आएगी। ये वीडियो स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए थी कि इंग्लिश की आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने सारे जो उसके एक दफ़ा बेसिक्स हैं ना वो यहाँ पे मैं अटैच भी कर दूँगी, जैसे एडवर्ब है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको आपने अच्छे से एक दफ़ा कर लेना है रूल्स के साथ। और फिर उसके बाद जितनी प्रैक्टिस होती है आपने उतनी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ना तो आप खुद भी कॉन्फिडेंट होगे कि मैंने काफ़ी कुछ सॉल्व किया हुआ है। आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाता है किस तरह से आपने एग्ज़ाम के दौरान करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन सब चीज़ों को आपने फॉलोअप करना है अपने एग्ज़ाम के दौरान। और बाकी आप लोग अपनी मेहनत पर यकीन रखें और कोई भी दिन जो है वो ज़ाया ना होने दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज़ हैं आपकी लाइफ के। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप सारे स्टूडेंट्स जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप्स में ऐड हैं मेरे साथ, आप सबको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कामयाबी से नवाजे और आपका जो ड्रीम है आप लोगों को अल्लाह ताला वो पूरा करने की तौफीक दे और आपके पेरेंट्स का नाम रोशन करने की तौफीक दे। तो मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। आप लोगों ने घबराना नहीं है और अपनी तैयारी पूरे यकीन के साथ करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको ज़रूर कामयाब करेंगे। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।